हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है समझा था। हमने ये समझा था कि क्यों इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। हमने देखा था कि अगर ये साइंस हमें नहीं पता होगी तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि रिएक्शन कितनी देर में होगी, और अगर हम ये नहीं जान पाएंगे रिएक्शन कितनी देर में होगी तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उस रिएक्शन का कैसे यूज करना है। ठीक है जी, कि उस रिएक्शन की यूजफुलनेस कितनी है और क्या है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे कि इस यूनिट को कैसे पढ़ना है। ठीक है जी। क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और किस तरह या कौन सा पार्ट कहां पे बिलोंग करता है। ठीक है जी। फिलहाल हमने सिर्फ 3 मेजर पार्ट्स के बारे में देखा था, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये 3 पार्ट हमने कहां देख लिए थे, लास्ट में देख लिए थे। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। आज हम उन्हीं तीनों पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा उनकी ब्रांचेस बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट, उनके सब पार्ट्स क्या हैं, या बेसिकली उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है जी। और एक बार एक ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का कि ये चैप्टर असल में है क्या, या इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड rate of reaction. First is called rate of reaction. The second one is called factors affecting rate of reaction. ठीक है जी। एंड इसको मैं शॉर्ट में ROR लिख रहा हूं, where ROR means rate of reaction. Okay. And the third one is mechanism of reaction. Mechanism ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये 3 इसके बेसिकली पार्ट्स हैं। रेट, ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये 3 हमारे पास पार्ट होते थे। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। अब आइए हम एक एक पार्ट के सब पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इन पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। पहला हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन में पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, जो कि बेसिक है ही हमारे पास, डेफिनेशन के बाद हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ रेट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो उसके हमारे पास कुछ 2 टाइप होते हैं। पहला होता है थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, एंड दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इसको सही से लिखना। दूसरा हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी। अब थ्योरेटिकल जो रेट होता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अदर इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल रेट होता है उसको सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्टेंट्स की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, और उसको बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है जी, रेट लॉ। और रेट लॉ के अंदर हमें फर्दर 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है जी। रेट लॉ के अंदर हम फर्दर 3 टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं इस तरफ। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सेकंड वन इज रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, 3 नहीं 2 ही चीजें पढ़नी है हमें बस। ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है और रेट कांस्टेंट पढ़ना है। ठीक है जी। तीसरी को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये सब हमारे पास हो गया। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ना है हमें, डेफिनेशन देखनी है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट देखना है, उसके बाद कि रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब उसके 2 वे होते हैं, थ्योरेटिकल वे एंड एक्सपेरिमेंटल वे। थ्योरेटिकल वे में इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखना है। ठीक है जी, इन द टर्म्स ऑफ
टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में ही हम देख सकते हैं, और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है रिएक्टेंट के टर्म में, उसको बोलते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ के अंदर दो चीजें हमें विशेष रूप से जाननी होती है, स्पेशली जाननी होती है, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, तो ये चीज आपने देख ली। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहले एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज कैटलिस्ट। ठीक है जी, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। ठीक है जी, टेम्परेचर के इफेक्ट को हम पढ़ते हैं अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन में। ठीक है जी, एंड कैटलिस्ट को हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग थे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखने के लिए हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आईआर का मतलब इंटीग्रेटेड रेट। ठीक है जी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अर्हीनियस इक्वेशन टेम्परेचर के लिए पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का जो भी इफेक्ट होगा किस चीज पे, रेट कांस्टेंट पे बेसिकली, या रेट पे भी कह सकते हैं आप। नॉर्मली हम रेट कांस्टेंट पे इसका इफेक्ट देखते हैं, और रेट कांस्टेंट क्योंकि रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए रेट कांस्टेंट ज्यादा तो रेट अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, या रेट कांस्टेंट अगर कम हो गया तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम इफेक्ट देखते हैं रेट कांस्टेंट पे, बट रेट पे भी उतना ही असर पड़ता है। ठीक है जी, हम देखेंगे डिटेल में। तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है रेट पे। थर्ड हम देखेंगे कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हमें फर्दर क्या देखना है, 3 चीजें देखनी है। पहली देखनी है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी। सेकंड जो हमें देखनी है वो है, थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, सेकंड जो हमें देखनी है वो है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, एंड थर्ड वन इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, कोलिजन, कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया। देखिए ये है चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हमारे पास। देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़नी है डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो कि 2 टाइप से होता है, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल में हमें पढ़ना है इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल में हमें क्या पढ़ना है, तो एक्सपेरिमेंटल में हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की टर्म में पढ़ना है, और उसको हम बोलते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ में हमें फर्दर 2 चीजें पढ़नी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन होते हैं, मेजरली 3 फैक्टर होते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट कितना होता है, वो एक्सप्लेन करेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है जी, इसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट कौन एक्सप्लेन करेगा, तो वो एक्सप्लेन करेगी अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है जी, और अर्हीनियस इक्वेशन को हम देखेंगे। और कैटलिस्ट का इफेक्ट हम देखेंगे कैसे, थ्रू द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है जी, बढ़ाता है, घटाता है, कितना बढ़ाता है, कितना घटाता है, ये सब देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर हम देखेंगे 3 चीजें, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड लास्ट वन इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, मॉलिक्यूलैरिटी, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, तो यही है हमारे टॉपिक, यही है हमारा पूरा चैप्टर। तो यहां पे बोर्ड पे मैंने एक बार पूरा ओवरव्यू बना दिया है, इस पूरे ओवरव्यू को नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे।
ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जैसे आपने जरूर सुना होगा वेलोसिटी या स्पीड, रेट ऑफ मूवमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी, और यहां पे क्या है? रेट ऑफ क्या? चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने का जो रेट है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या ये भी एक तरह की स्पीड है? जी हाँ, बिल्कुल स्पीड है। ठीक है जी। और जब भी कोई स्पीड होती है तो वो उसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? ये तो है इसकी डेफिनेशन बेसिकली। अब इसका मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट वो कैसे होगा एक बार समझिए। तो जब भी हम किसी रेट या किसी स्पीड का मोमेंट या किसी स्पीड का मेजरमेंट करते हैं तो हम कहते हैं चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, स्पीड का एग्जांपल ले लीजिए, तो फिर से क्या होगा कि चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट या हम कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है जी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ढूंढे, यानी कि एक्सेलरेशन, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। तो यहां पे जो है मेजरमेंट कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है? तो यहां पे जो चेंज हो रही है उस चीज का नाम है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का क्या चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है जी। दैट इज वी कैन राइट rate is equal to delta x by delta t, where x is equal to क्या? Concentration and delta means change. x means concentration and delta means change, also t means time. तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। आइए एक बार देखते हैं कि कैसे इस डेल्टा x या डेल्टा t को निकाला जाता है। ठीक है जी। डेल्टा एक्स डेल्टा टी को निकालने का तरीका और इसके अलावा हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं उस चीज का तरीका आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर चेंज इन कंसंट्रेशन है तो जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है इसको क्या है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। फिलहाल हमने जो देखा ये था मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में देखा जा सकता है। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। उससे पहले एक बार रेट के बेस पे क्या हम रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन कर लें? एक बार देखिए इन रेट्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। किसके बेस पे? सॉरी, रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं रेट के बेस पे। दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, भाई जिसका रेट बहुत तेज हो, वेरी फास्ट। इसके अलावा मॉडरेट रिएक्शंस या मॉडरेटली फास्ट भी बोल सकते हो आप, मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस। ठीक है जी। और इसके अलावा वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ये सब क्या होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन वो होती है जो कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और फ्यू सेकेंड्स। मतलब या तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए
या कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई वेरी फास्ट है। ठीक है जी। उसके अलावा आती है हमारे पास मॉडरेटली फास्ट, विच कंप्लीट्स इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे में कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। और ये विच टेक्स डेज टू ईयर्स, यानी कि दिनों से लेके सप्ताह, महीना से लेके क्या सालों तक लगा सकती हैं। ठीक है जी। टू कंप्लीट आर कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शंस। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, वेरी फास्ट का एग्जांपल जरा मैं यहां पे लिख देता हूं। वेरी फास्ट का एग्जांपल लिख रहा हूं, AgNO3 plus KCl will give rise to AgCl plus KNO3, that is a ionic reaction. ठीक है जी। where AgCl forms a precipitate, ठीक है जी, where AgCl क्या फॉर्म करता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट भी कैसा, व्हाइट। ठीक है जी। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये कितनी देर में हो जाती है, तो ये सेकंड्स में हो जाती है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होने लगती है रिएक्शन। ठीक है जी। तो सारी आयनिक रिएक्शंस इनका ये एग्जांपल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है, मॉडरेटली फास्ट, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर्स, जैसे कि सुक्रोज। ठीक है जी। किसी भी शुगर का इन्वर्जन। ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि इन्वर्जन ऑफ शुगर्स क्या होता है। इसके अलावा वेरी स्लो रिएक्शन जो ईयर्स लगाती हैं, तो ये क्या होगी, तो ग्रेफाइट से डायमंड, जैसा कि हमने देखा ही था फर्स्ट लेक्चर में, हमने यही देखा था कि ग्रेफाइट से डायमंड क्या है, एक वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है। ठीक है जी। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगाती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या लगते हैं उसको, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ध्यान दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है जी। डेफिनेशन दी है, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट होती है। पहले हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, वो आपको ध्यान होगा। ठीक है जी। और उसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम क्या देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा हमने, जो कि होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हर रेट क्या होता है, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे रिएक्शंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, वेरी फास्ट, मॉडरेटली फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी फास्ट जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या सेकंड्स में होती है, मॉडरेटली फास्ट जो आवर्स में, कुछ घंटों में कंप्लीट होती है, और वेरी स्लो जो क्या कुछ डेज से लेके कुछ महीनों तक, कुछ महीनों से लेके कुछ साल, बल्कि हजारों साल तक भी लगा सकती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल हमने देखा वेरी फास्ट का, सारी आयनिक रिएक्शंस, और एक एग्जांपल या AgNO3 plus KCl which give rise to AgCl plus KNO3 where AgCl act या precipitates out as a white powder। ठीक है जी। मॉडरेटली फास्ट में देखा हमने इन्वर्जन ऑफ शुगर्स, और लास्ट हमने देखा कि जो वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो के हमने एग्जांपल देखा ग्रेफाइट का कन्वर्जन डायमंड में। ठीक है जी। इसके अलावा कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम का बनना। ठीक है जी। फॉसिल फ्यूल्स का बनना जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी। इस तरह की रिएक्शन। इसके अलावा जो रस्टिंग है वो भी एक वेरी स्लो रिएक्शन है, क्योंकि वो भी क्या कुछ महीने तो लगाती है एटलीस्ट, या कुछ दिन तो कम से कम लगते ही हैं उसमें। ठीक है जी। एटलीस्ट कुछ दिन, और कई बार तो कुछ महीने भी लग जाते हैं। ठीक है जी। तो वेरी स्लो होती है। तो इस तरह से हम रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एक्सप्रेशन ऑफ रेट देखेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकली। ठीक है जी। मैथमेटिकली किसी भी रिएक्शन के लिए जो गिवन रिएक्शन होती है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है जी। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।